वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 23rd ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, IMEC एज ऑलवेज स्टैटिक है और करंट से लिंक्ड है, और एज ऑलवेज लेंथ और ब्रेथ देख के क्वेश्चन के डर मत जाना। क्या होता है, बहुत बार हमने डिस्कशन कर रखा है। अभी हाल ही में हमने UAE और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर गए थे UAE। वहाँ गए हैं तो ऑब्वियसली ऑफिशियल मिशन पे गए थे, कुछ ना कुछ तो बात करके आए होंगे। तो क्या क्या मीटिंग में टॉक निकल के आया, हर चीज़ हर एंगल पढ़ा था हमने। वहाँ पे भी इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था, फिर से न्यूज़ में आ गया। ये क्यों आया? रायसीना डायलॉग चल रहा है, कहाँ? दिल्ली में चल रहा है। तो वहाँ पे रायसीना डायलॉग में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ग्रीक के PM, उन्होंने कहा है स्टार्ट करते हैं ना। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल ही स्टेज पे है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। क्या किसने कहा है? ग्रीक के PM ने कहा है। तो कहाँ कहा है? रायसीना डायलॉग में कहा है। कहाँ होता है रायसीना डायलॉग? दिल्ली में होता है। कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवाते हैं। तो बहुत कुछ जाना, अभी तो और कुछ जानेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। और हाँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो थीम है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन, क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली 1 डे एग्जाम वालों के लिए। क्या? चतुरंग। अभी आराम से रहना है, डिवीजन होगा, याद हो जाएगा, बट ध्यान रखना, ठीक है? तो क्यों है न्यूज में IMEC? ओके, तो हो गया ये। क्या होता है IMEC? पहले ही बताया हुआ है। मुंबई की जो पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहाँ से हम निकलेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे है, गुजरात का मांडला पोर्ट भी आएगा इसमें, और भी बहुत सारे पोर्ट्स आएंगे। फिलहाल मुंबई से हम जाएंगे कहाँ? UAE, और UAE के थ्रू होते हुए हम यूरोप में कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है? ये इसका एक पोर्ट कहाँ से क्रॉस कर रहा है? इजराइल से कर रहा है, और इजराइल अभी कहाँ बिजी है? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में है। इसीलिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बहुत स्लो चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये चैलेंजेस है इसके। तो ये है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या एम करता है? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जिसमें रोड, सी सब यूज करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना है। कल ही कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, ईरान में भी हमने बनाया है क्या? चाबहार पोर्ट बनाया है। क्यों हमने पढ़ा था? चाबहार पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस था हमारे लिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान को बाईपास करेंगे। यहाँ पे भी सेम क्या होगा? इसके थ्रू पाकिस्तान को बाईपास करेंगे, और कहीं ना कहीं ये BRI जो चाइना की है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसको भी काउंटर कर रहा है ना। तो ये है IMEC। चलो वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बता लोगे क्वेश्चन, बताओ आंसर जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, हाँ है, नाम से ही पता चल रहा है। इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा वाया मिडिल ईस्ट, बिल्कुल करेगा। तो ये तो सही है, चलो ठीक है। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस बात है गेन तो सपोर्ट करेंगे ही। किससे? वर्ल्ड बैंक से, बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है? ये दुनिया का सबसे लंबा परिवहन गलियारा है, होगा सबसे लंबा, या मतलब बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली कह देना क्या सही होगा? मैं बार बार कह रही हूँ कि इजराइल हमास पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनिशियल स्टेज पे है, तो नहीं यार, नहीं है ये, ऐसा तो नहीं है। वैसे कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन पर सबसे लंबा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क कहा जाता है कि उसका जो लेंथ है 9000 से ज़्यादा का है, वो है लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट क्या है? तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 और 2 सही है। अगर हमसे इनकरेक्ट पूछा जाता तो हम 3 करते, बट ये क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं क्या? करेक्ट। एकदम ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है ना, ये जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला चीज होता है ना, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन गलत करके लाता है, फिर घर आके देखते लगता है कि अरे यार ये आता हुआ गलत हो गया, ह्यूमन एरर करके आ गए। वो ह्यूमन एरर का स्कोप यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। एकदम ध्यान से देखना, इनफैक्ट क्वेश्चन आए ना तो ऐसे मार्क कर देना है। ओके, तो 1 and 2 आ गई होगी बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, ना समझने वाली कोई बात थी ही नहीं इसमें। तो हमने रिवाइज कर लेते जल्दी जल्दी। IMEC क्या होता है हमने पढ़ लिया। क्यों डिस्कशन में है? क्योंकि ग्रीक के PM ने कहा है। प्रोसीड करते हैं। क्या था थी? चतुरंग कहाँ होता है? रायसीना डायलॉग दिल्ली में होता है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवाते हैं। हो गया। सिग्निफिकेंसेस जल्दी से कर लेते हैं, बता दिया। BRI का अल्टरनेट है। उसके बाद ऑब्वियसली कनेक्टिविटी मिल रहा है, तो क्या हमारा
रिलेशन और डीपन होगा, कल्चर इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमी का जो एक्सपोर्ट है दूसरे जगह मतलब दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में जॉब का क्रिएशन होगा, बिल्कुल क्रिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसको स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट भी कहा जा रहा है। इसको बोला गया है कि ये पीसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेंगे मिडिल ईस्ट में। तो एक ये हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा। मिडिल ईस्ट में कनेक्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट क्या होता है? मिडिल ईस्ट से हम तो एनर्जी लेते हैं ना, तो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और इसमें अभी कहा जा रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर इसको हम और इन्हेंस करेंगे और अफ्रीका तक को फैलाएंगे, और ऑब्वियसली बाईपास कर रहा है पाकिस्तान को। तो ये है मेजर सिग्निफिकेंसेस। देखो 2-3 सिग्निफिकेंसेस होते हैं। एग्जाम में 36 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या फिर अगर आपका यूपीएससी का पेपर है तो उसमें 1-2 पॉइंट से आपको निकाल लेना है। अगर कनेक्टिविटी हो रहा है तो उससे हम 2-3 पॉइंट निकाल लेंगे आराम से। कनेक्टिविटी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कनेक्टिविटी है तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, है ना, रिलेशन और अच्छा बनेगा। तो 1 पॉइंट से 3-4 पॉइंट निकाल के आंसर लिखना है, और ये आपका समराइज फॉर्म है आपके आंसर का। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागोर्नो काराबाख था न्यूज में, छोटा सा था इसलिए उठा के दे दिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा। क्या है ये? किस देश के बीच का विवाद का विषय है? नागोर्नो काराबाख। नाम से तो लग रहा है ना थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसा लग रहा है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो सकता है। डिस्प्यूट भी दोनों के बीच में चलता है। पढ़ा था हमने क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया वाले साउथ कोरिया पे डिस्क्याऊं मिसाइल दाग रहे हैं। तो एक एडिटोरियल आया था, उसमें कहा गया था कि ये यूएस का पोटेंशियल थर्ड फ्रंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? रशिया यूक्रेन वार फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट हो गया यूएस के लिए इजराइल और हमास, और ये थर्ड फ्रंट 38 डिग्री पैरेलल। सब पढ़ा था। जब मैंने पढ़ाया था ये, तो मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड हर चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है। तो क्या मैंने इसके बारे में बोला था? नहीं बोला था। तो ये नहीं होगा। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में ये रीजन नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद इंडिया श्रीलंका, ये भी पढ़ा था हमने। कब पढ़ा था? जब तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने अर्ज किया था कि हमारे फिशर्समैन को पकड़ लिया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की आर्मी ने, प्लीज़ उसे छुड़ाइए। और उस टाइम में हमने जाना था कच्छदीवू आइलैंड को लेके 1974 में एग्रीमेंट हुआ था। डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, बट इस ईयर के एग्रीमेंट के बाद इंदिरा गवर्नमेंट ने राइट दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दिया कच्छदीवू आइलैंड की। किसको? श्रीलंका को। ये भी पढ़ा था। नहीं यार, इंडिया श्रीलंका भी नहीं है। रशिया यूक्रेन हो सकता है, ये तो इसमें तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा आर्मेनिया अजरबैजान। तो आर्मेनिया अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, जो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्या बात है इसमें? ऐसा क्या है? सी, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही यूएसएसआर का पार्ट था पहले, हो गया। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये जो टेरिटरी देख रहे हो आप, ये रेड वाली, हाँ, तो ये है नागोर्नो काराबाख। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है कि ये अजरबैजान का पार्ट है, बट यहाँ पे जो डोमिनेंसी देखी जाती है वो आर्मेनिया के एथिकल लोग हैं, उनका डोमिनेंट यहाँ पे रहता है। वो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो आर्मेनिया का है कि नहीं ये मेरा है, अजरबैजान का है नहीं ये मेरा है। बहुत बार वार भी हुआ है। 2020 में बहुत बड़ा वार हुआ था इन दोनों के बीच में, हमेशा मतलब होते रहता है। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अजरबैजान को वेपन्स प्रोवाइड करता है टर्की, सपोर्ट करता है, और आर्मेनिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? सॉरी, हम, मतलब हम और फ्रांस। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अजरबैजान का पार्ट है कौन? नागोर्नो और काराबाख, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एथिकली ज़्यादा कौन रहते हैं? आर्मेनियंस रहते हैं। आर्मेनिया को कौन कर रहा है वेपन सपोर्ट, वेपन प्रोवाइड? इंडिया कर रहा है और फ्रांस कर रहा है। इंडिया और फ्रांस सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया का, और अजरबैजान का टर्की। तो जब इन दोनों में वार होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी लग रहा है ना थोड़ा बहुत, कि कहीं ना कहीं हम वेपन के थ्रू इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो टर्की ने ये एलिगेशन लगाया है इंडिया पे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपके चलते वार हो रहा है। मतलब ये कौन सा बात हुआ यार ऐसे तो यूएस तो हर जगह वार करा रहा है फिर। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था, और इसीलिए आपकी ये क्वेश्चन में था कि
नागोर्नो काराबाख जो है अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है वो किसके बीच का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है जिस तरह का डिस्टर्बेंस चल रहा है ग्लोबल सिनेरियो में, पोटेंशियल चांसेस है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ देखने को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अजरबैजान आर्म्ड विद टर्किश, और अच्छा पाकिस्तानी भी वेपन से सपोर्ट कर रहे हैं इनको, तब तो भाई फुल स्केल वार की चांसेस है, बिल्कुल याद रखना है ना। चलो, काफी फैक्चुअल येट इंपॉर्टेंट, इंडस एक्स समिट सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में है ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था। क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकेंड एडिशन है, तो सेकेंड एडिशन हुआ है, मतलब इससे पहले भी एक एडिशन हो चुका है 2023 में। चलो ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंडस एक्स नाम से पकड़ आ रहा है, हम इंडिया और यूएस के बीच में कुछ कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंस को लेके कुछ कुछ कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे क्या कर रहे हैं। तो ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, आप बताइए। ऑप्शंस देख के तो पता चल ही जाएगा, ऑब्वियसली ये सब तो कराएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करवाएंगे। इंडिया और अगर यूएस की बात हो रही है तो हम डिफेंस के बेसिस पे ही करेंगे, है ना। जल्दी से बताओ, अभी हमने यूएस से ड्रोन खरीदा है, क्या नाम था ड्रोन का, कितने ड्रोन खरीदे थे? चलो कितने ड्रोन हटाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम क्या था ड्रोन का ये बताओ। अभी हाल में ही खरीदा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ईजिली नहीं मिला है ये डील, हमारे हाथ बहुत ईजिली नहीं आया है, बहुत मुशक्कत के बाद मिला है। क्या था ड्रोन का नाम? MQ-9B। हाँ, तो MQ-9B हमने अभी खरीदा है। इंडस एक्स समिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाता है ना। तो ये देखो, जो हमारे गिरधर अरमाने हैं, सेक्रेटरी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेलीगेशन को। कहाँ पे? इंडस एक्स के समिट पे। कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ओके, चलो, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट का भी जो डिपार्टमेंट है डिफेंस का, वो भी पार्टिसिपेट करता है। कहाँ होता है ये होता है न्यू दिल्ली में। क्यों होता है? डिफेंस इनोवेशन, डिफेंस डील, ये सब के बारे में बातचीत होता है। हो गया, चलो रिवीजन कर ले, चलो जल्दी से कर लेते हैं। नीति आयोग को लेके हमने कल कुछ पढ़ा था, सोशल रिफॉर्म पोजीशन पेपर आया था, बिल्कुल, चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को लेके हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है और आपसे आपका कमेंट मांगा है किस पे, कि हम मिसलीडिंग कमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को लेके क्या पढ़ा था हमने? ABPS सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है आधार कार्ड को लिंक करवाना है मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के जॉब कार्ड से, है ना। बहुत अच्छे से डील किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ABPS, कंज्यूमर अफेयर्स, क्या कोचिंग, हाँ, और नीति आयोग रिपोर्ट पोजीशन पेपर आया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और उनके रिफॉर्म से रिलेटेड किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। और बचा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो ऑर्गेनाइज करवाया है, क्या? इंडस एक्स समिट। ओके, चलो, बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से पढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन के लेंथ को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है और स्टैटिक है, बट करंट से लिंक्ड है। क्यों है? NHRC क्यों था न्यूज में? संदेश खली के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, आप जान रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो NHRC ने कहा है, नोटिस भेजा है बंगाल गवर्नमेंट को संदेश खली इंसिडेंट को लेके, है ना। तो इसीलिए NHRC के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। संदेश खली की बात की जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना कि ये सुंदरबन डेल्टा है, उस पर बहुत सारे आइलैंड्स बसे हुए हैं, उनमें से एक आइलैंड है संदेश खली, 24 प्रांगना में है। और तेभागा मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, वो मूवमेंट जो है यहाँ पे इसका चीफ सेंटर देखा गया था, है ना, संदेश खली। तो एक तो ये जो बात जितनी मैंने भी बताई वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा NHRC न्यूज़ में क्यों था हमने जाना, NHRC को लेके भी हम पढ़ते हैं। क्या होता है NHRC? 1993 में आया था अंडर द एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो हमारे फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। कमेटी में कौन कौन रहते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको बिल्कुल जानना चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं उसमें तो एक तो स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के, होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहते हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के जो अपोजिशन होते हैं
लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के वो रहते हैं। फिर राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के वो होते हैं। बिल्कुल जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सी, अगर कुछ न्यूज़ में आ रहा है, ये सब बातें जो संदेश खली में हो रही हैं, ये सब जो हो रहा है, आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा ना कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट क्या हो रहा है। आप उनको एथिकल के पेपर में, एथिक्स के पेपर में डाल सकते हो, आप उनको एज अ सिटीजन जान दो, ठीक है, बट एज अ एस्पिरेंट मैं फिर कहूँगी कीवर्ड्स निकालने हैं, जो चीज़ चर्चे में रहा है उस चीज़ को जानना है। करंट की जो क्लासेस होती है वो सिर्फ करंट की नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं स्टैटिक्स पोर्शन का भी लिंक रहता है ना। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट हमने पढ़ा, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1993 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भी वायलेशन जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का हो रहा है वहाँ पे देखता है, और इनको नो राइट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कल्प्रिट है। बिल्कुल राइट तो ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। उसके बाद फिर जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। क्या नहीं यार, अभी तो पढ़ा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और चौथा क्या है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजती है। बिल्कुल। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कथन सही नहीं है, नहीं है, तो ये तो नहीं है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। तो ये होगा। संदेश खली में जो हो रहा है, भले ही इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बट नहीं सही हो रहा है, सब जान रहे हैं। देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, हर चीज़ जानेंगे, और जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, बट सीखेंगे कुछ, है ना। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे काफ़ी फैक्चुअल है येट इम्पॉर्टेंट। कब सेलिब्रेट किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बताइए आंसर। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 6 तारीख को लेकर हमने क्या पढ़ा था? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन। क्या था थीम? हर वॉइस हर फ्यूचर। किसका थीम था? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन। 10 फरवरी को लेकर हमने दो चीज़ जाना था। हमने कहा था कि हम पल्स खाएंगे, और पल्स खा के उसको, उसमें अगर कीड़े मकोड़े आते हैं तो उनको मारने के लिए हम डी वार्मिंग वाली दवा खाएंगे। तो क्या था? नेशनल डी वार्मिंग डे कब था? 10 फरवरी को था। क्या था थीम? दोनों की थीम में स्वाइल कॉमन था। वर्ल्ड पल्स डे का थीम था पल्स नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, और नेशनल डी वार्मिंग डे का थीम क्या था? याद करो, जल्दी याद करो। एलिमिनेट STH सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स। ठीक है, चलो। 20 फरवरी को लेकर हमने हाल ही में पढ़ा था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। बिल्कुल सही। क्या था थीम? ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। क्या आगे? ब्रिजिंग गैप एंड बिल्डिंग अलायंस। तो किसका थीम था? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का था। कब था? 20 फरवरी को था। तो बचा क्या? 21 फरवरी। 21 फरवरी को हमने बनाया, सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्या करेंगे इस दिन? लिंग्विस्टिक, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी भाषा है, उसको सेलिब्रेट करेंगे, है ना। चलो, तो 21 फरवरी को मनाते हैं। थीम क्या था? बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल रिवाइज करेंगे, हर चीज़ को रिवाइज करेंगे। रायसेना डायलॉग की थीम क्या थी? चतुरंग। ठीक है, अभी इसकी क्या थीम है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। कीवर्ड्स याद रखेंगे, काफ़ी रहेगा, बट बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, गारंटीड याद करवा दूंगी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। चलो, ये भी है, काफ़ी फैक्चुअल है। शांति प्रयास कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था बताइए? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रिया नहीं है, शांति प्रयास। चौथा, किस देश में आयोजित किया गया था? अगर शांति प्रिया होता तो क्या कुछ याद आया शांति प्रिया से? ओम शांति ओम वाली मूवी। हाँ, मुझे भी, मैं भी जब बना रही थी कुछ, मुझे भी लगा था शांति प्रिया नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर देखा नहीं यार ये तो शांति प्रयास है, बट हम यहाँ शांति प्रिया ही रखेंगे। तो क्या मतलब शांति प्रिया है तो इंडिया में हो सकता है? नहीं यार, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। US में तो होगा नहीं। कोलंबिया, क्या बात कर रहे हो, इंडिया में है नहीं, तो बचा क्या? नेपाल।
तो एग्जाम में अगर शांति प्रयास आए और आप इंडिया करने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल पीछे हट जाना और मेरा एक बात याद रखना है कि नहीं नहीं इंडिया नहीं नेपाल में है, आप गलती करने जा रहे हो तो क्या होगा, नेपाल होगा। क्या हो रहा है, शांति प्रयास एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है नेपाल में। तो यूएस को लेके हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तो हमने जो पढ़ा था पढ़ लिया, MQ9B और उसके अलावा जो भी है। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, लिथियम ब्लॉक मिला है कैलिफोर्निया के साल्टन लेक से, साल्टन सी से, कहाँ, यूएस में लिथियम ब्लॉक, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत अगर मिल जाता है तो इनकी बल्ले बल्ले। खैर, कोलंबिया के साथ हमने MOU साइन किया है, किसको लेके, ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बिल्कुल याद रहेगा। इंडिया में हमने क्या किया है, हमने चेयर किया है 62nd कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। हमारी जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की, रुचिरा कंबोज, उन्होंने संबोधित किया इंडिया को, कहाँ पे, 62वीं सेशन में। चलो, तो नेपाल में क्या हो रहा है, शांति प्रयास एक्सरसाइज हो रहा है ना। तो शांति प्रयास, नॉट शांति प्रिया, शांति प्रयास काठमांडू में हो रहा है। और जितने भी पीस कीपिंग मिशन होते हैं ना यूनाइटेड नेशन के, उसको उनके लिए हो रहा है, ठीक है। चलो, मैजिक बिल आया है, प्रिवेंशन ऑफ मैजिक बिल, मैजिक हीलिंग, सॉरी, मैजिक हीलिंग को रोकने के लिए एक बिल प्रस्तुत की गई है। किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है मैजिक हीलिंग? दावा देती है कि हम जादू से ठीक कर देंगे, कहीं ना कहीं विच क्राफ्टिंग की तरफ भी इशारा है। अगर जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बिल का, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये टारगेट कर रहा है जो भी रिलीजियस कन्वर्शन होते हैं उन पे, इसीलिए इस बिल को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है। जो वहाँ के CM हैं उनका कहना है कि नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्राइबल पीपल को मैजिक हीलिंग के नाम पे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रिश्चियनिटी में। तो कहीं ना इसीलिए ज़रूरत पड़ रही थी इस बिल की। बहुत सारे एंगल्स हैं, उतना डीप में नहीं जाना है, आपको जानना है कि ये जो बिल है मैजिक हीलिंग बिल कौन सी स्टेट ने लाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध के लिए हीलिंग बुराइयों की रोकथाम तथा विधेयक 2024 पर एक नया कानून पेश किया है? उत्तराखंड ने किया होगा? नहीं, उत्तराखंड ने अभी नहीं किया है, पर उन्होंने UCC लाया है। और हमने कल पढ़ा था हिमालयन बास्केट के बारे में, जो उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। क्या करेंगे हिमालयन बास्केट में? हम जो भी रॉ मटेरियल है, स्पेशली मिल्क, मिंट, हल्दी, टर्मरिक, उसको प्रोसेस करके अब्रॉड भेजेंगे। किसमें? हिमालयन बास्केट में। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। राजस्थान को लेके भी हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बरसिंह सागर सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान को लेके हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, एक थीम थी इनकी, बाउंस प्रोग्राम, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हरियाणा ज्योतिसार अनुभव केंद्र, महाभारत बेस्ड थीम म्यूजियम है। और हरियाणा में दीनबंधु छोटेराम थर्मल पावर प्लांट। तो असम में क्या हो रहा है? मैजिक हीलिंग को लेके बिल पास की गई है। इसमें जो भी अगर इस तरह के काम करते हैं उनको पकड़े जाते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, हर चीज़ डील किया गया है। क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहिए, सुपरस्टिशंस नहीं होना चाहिए। मैजिक हीलिंग बिल असम। चलो, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ कौन सा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? G20 में इंडिया ने इसकी बात कही थी और ये लॉन्च हो रही है अब। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल एंड इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? बताइए, किसने किया है? ग्लोबल है तो कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, ऑब्वियसली पता चल जा रहा है किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ऐसा दिए रखा था इसलिए एलिमिनेट कर दिया। एग्जाम में बेटे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो फट से WHO मार के आ जाओगे। मेरा यहाँ पे इंटेंशन अलग होता है, ठीक है। ये मेरा इंटेंशन नहीं होता है कि आप क्वेश्चन सही करके आ जाओ, आपको क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आना है। मेरा इंटेंशन यहाँ पर रिवाइज करवाने का होता है, तो खुश मत होना। अगर हो भी जाते हो तो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। नीति आयोग को लेकर क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ लिया, पोजीशन पेपर लाया था, सोशल रिफॉर्म ऑन सीनियर सिटीजन्स पे, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड, घर पोर्टल, गो होम एंड रीपर्टाइट, जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर में बच्चे रह रहे हैं उनको,
वापस से रीलोकेट करना, उनको उनकी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचाना घर पोर्टल के थ्रू। क्या है, किसने किया? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मॉस्पी, बहुत बार बता रखा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर मंथ जारी करता है CSO, किसके अंडर में आता है? मॉस्पी के अंडर में आता है। बताता है कि हमारे इकोनॉमी में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, कौन बताता है? IIP। तो बचा क्या? WHO। चलो, नीति आयोग ने एक और स्टार्ट किया था, याद है? ग्रो पोर्टल, ग्रीनरी एंड रिस्टोरेशन ऑन वेस्टलैंड यूजिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। किसने किया था? नीति आयोग ने। ग्रो पोर्टल, ग्रीनरी एंड रिस्टोरेशन ऑन वेस्टलैंड थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। अच्छे से पढ़ाया था, किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। बिल्कुल रिवीजन करना है। सी कहने को 10 क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लासेस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल काम की बात होगी, इधर उधर की कोई बात नहीं होने वाली। बीच बीच में थोड़ा सा कर लेंगे, ऑब्वियसली 20-25 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, नहीं हो पाता है उतना लगातार पढ़ाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कर लेंगे वो भी, बट पढ़ेंगे। तो WHO ने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया ने बोला था करने के लिए, ठीक है, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म। चलो ठीक है, क्या करेंगे? डिजिटल पोर्टल है तो ऑब्वियसली नॉलेज शेयर करेंगे, हेल्थ को लेके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं उसको शेयरिंग वेयरिंग करेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो WHO ने लॉन्च किया है। SpaceX जो है उन्होंने पहला प्राइवेट मून लैंडर, क्वेश्चन में ही आंसर है यार, क्या सही बात है। ऐसा क्वेश्चन आए तो कितना सही रहता है ना, मतलब बच्चे को भी लगता है कि पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो SpaceX का एक मिशन है इंट्यूटिव मशीन 1 मिशन, IM-1 मिशन, जो हो सकता है फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर टू मेक लूनर सॉफ्ट लैंडिंग इफ इट सक्सीड। तो मूनर लैंडर का नाम क्या है आपको ये बताना है। SpaceX ने इंट्यूटिव मिशन का लॉन्च किया है, अगर ये सफल होता है तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला निजी कंपनी, मतलब निजी चंद्रमा लैंडर हो जाएगा, प्राइवेट लैंडर हो जाएगा। क्या नाम है लैंडर का? इनसैट 3DS तो अपनी है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च की थी ना, GSLV 14 के थ्रू। चलो ठीक है, आदित्य L1 भी हमारी है, SpaceX की थोड़ी ना है, हमने लॉन्च किया था, बिल्कुल प्राउड से कहेंगे। PSLV C-57 के थ्रू। चलो ठीक है, कल पढ़ा था जापान के साथ नासा ने वुडन सैटेलाइट भेजा है, अल्टरनेट है, सस्टेनेबल सोर्स है, बिल्कुल है। क्या है? लिग्नोसैट। तो बचा क्या? ऑडिसिस। बिल्कुल याद रखना है, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। एग्जाम तक तो आते आते बिल्कुल ऐसे 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 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, अगर अभी तो छोड़ी गई है, अगर लैंड हो जाती है तब तो बस इतना जानना है, जब लैंड होगी तो देखेंगे होता है कि नहीं होता है, बट अभी फिलहाल छोड़ी गई है, तो पहला एफर्ट भी कह सकते हो। चलो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 100% FDI अप्रूवल दे दिया है, पता है ना, स्पेस वगैरह पे, इसको भी डिस्कशन करेंगे अच्छे से, कल कर लेंगे। रोडोमाइन बी, ये न्यूज़ में हाल ही में देखा गया है, क्या है ये बताइए? गुड़िया का बाल खाया है आपने? बचपन में बहुत खाती थी। कॉटन कैंडी, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में भी आने लगे हैं, खाते हो? बच्चे को भी खिलाते हो? मत खिलाना, ये पाया जाता है उसमें। अगर आप इसको प्रोलॉन्गली कंज्यूम करोगे तो कार्सिनोजेनिक होता है, बॉडी पे बहुत ही बुरा असर डालता है। कौन डालता है? रोडोमाइन डालता है। न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि जो कॉटन कैंडी की मैं बात कर रही हूँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और पुडुचेरी ने बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें रोडोमाइन होता है। तो क्या वो ड्रग होता है? नहीं, डाई होता है, इंडस्ट्रियल डाई होता है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है रोडोमाइन बी, डाई होता है, जो कलर वगैरह आता है ना कॉटन कैंडी पे, ये इन्हीं के चलते आता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है, इसीलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। जल्दी से रिवीजन करते हैं। डोरमेंसी को लेके हमने क्या पढ़ा था? ब्रूमेशन एक वर्ड पढ़ा था, जाना था। रेप्टाइल्स में जो हाइबरनेशन होता है उसको हम ब्रूमेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर ड्रग को लेके हमने एक ड्रग पढ़ा था, जार्डियंस, CKD वगैरह के लिए क्रोनिक किडनी डिजीज को लेके अप्रूवल मिली है इस ड्रग को, क्या नाम था? जार्डियंस। उसके बाद फिर विपन को लेके हमने कल पढ़ा था, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने धनपट्टा को क्या दिया है? स्टेट विपन का रिकॉग्निशन दिया है। तो ये है ना प्यारी प्यारी सी ये कॉटन कैंडी, बच्चे खा रहे हैं अगर घर के तो छीन लेना, बहुत बेकार है। इसमें क्या पाया जाता है? रोडोमाइन भी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इसके सेल को। रोडोमाइन इंडस्ट्रियल डाई है और अगर इसका प्रोलॉन्ग इंजेक्शन करते हो तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, सीवियर हेल्थ इश्यूज होता है। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए इनका, अपना और अपनी मम्मी पापा का और अपने चाहने वालों का।